कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। वीडियो पर कमेंट्स और लाइक आना कम हो गए हैं। अगर आप लोग कहानी का बोनस पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट्स और लाइक को बढ़ाइए। कल शाम 6 बजे मैं कहानी का बोनस पार्ट आप लोगों के लिए ले आऊँगी, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों में एक्साइटमेंट नज़र आनी चाहिए कि आप लोग बोनस पार्ट के लिए एक्साइटेड हैं, जो पता चलेगा कमेंट्स और लाइक से। तो चलिए शुरू हो जाइए आप लोग कमेंट और लाइक करने पर और मैं बोनस पार्ट की तैयारी पर। पंखुड़ी अपने रूम में थी और बिल्कुल मायूस सी बैठी थी। तभी रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। पंखुड़ी ने दरवाज़ा बंद नहीं कर रखा था, इसलिए उसे दरवाज़ा खोलने जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो बिना दरवाजे की तरफ देखे ही बोली, मैंने कहा है ना आपको मुझे खाना नहीं खाना, तो आप प्लीज़ बार बार मत आइए। नीचे सासू माँ को बोल दीजिए कि जब मुझे भूख होगी मैं खा लूँगी। उसकी बात बुरी होती उससे पहले ही तंस अपने हाथों में खाने की ट्रॉली लेकर अंदर की तरफ आया। उसे अपने रूम में आते हुए देख पंखुड़ी हैरान थी। वहीं तंस मुस्कुराते हुए बोला, ऐसे कैसे आपको भूख नहीं है? आपको भूख है, लेकिन आप बता नहीं रही, और वो भी मैं जानता हूँ, क्यों नहीं बता रही? पंखुड़ी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तंस ट्रे लेकर टेबल की तरफ नहीं गया, बल्कि बिस्तर की तरफ ही आ गया। उसने ट्रे को बिस्तर पर रखा और फिर पंखुड़ी के सामने बैठ गया। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको कैसे पता मैं खाना क्यों नहीं खा रही? तंस मुस्कुराया और बोला, क्योंकि आपको आपकी सुनिए जी की याद आ रही है। उनके बिना आप उदास हो रही हैं ना? पर आपको पता है, अभी अभी मेरे पास उनका कॉल आया था। फ्रांस का कॉल तंस के पास आया है, ये जानकर पंखुड़ी हैरान रह गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट भी आ गई थी। वो तुरंत बोली, क्या आपके पास उनका कॉल आया था? क्या कहा उन्होंने? वो लंदन पहुंच गए क्या, या फिर अभी वो प्लेन में ही हैं? क्या प्लेन में उन्होंने आपके पास कॉल किया था? उसकी बातें सुनते हुए तंस मुस्कुराया। पंखुड़ी की मासूमियत उसकी बातों से ही पता चलती थी कि उसे ये भी नहीं पता कि वो प्लेन में होकर उसे कॉल नहीं कर सकता। हालांकि फ्रांस अपने प्राइवेट जेट से गया था, फिर भी ये चीज़ पॉसिबल तो नहीं थी। लेकिन तंस झूठ बोलते हुए बोला, हाँ, उन्होंने प्लेन के अंदर से ही मुझे कॉल किया था, और वो भी पता है स्पेशली आपके लिए। तंस ने जैसे ही पंखुड़ी को बताया कि फ्रांस का कॉल स्पेशली पंखुड़ी के लिए उसके पास आया था, उसकी बात सुनकर अब पंखुड़ी मुस्कुराई। उसका चेहरा झट से लाल हो गया था और आंखों का पानी जैसे बिल्कुल खत्म हो गया था। वो अच्छे से बैठते हुए बोली, क्या सच में उन्होंने आपको कॉल किया, वो भी स्पेशली मेरे लिए? क्या क्या कहा उन्होंने, मुझे बताइए ना तंस जी। तंस कुछ सोचते हुए बोला, वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन क्या मैं पहले टॉम एंड जेरी चला लूँ? एक्चुअली मेरा टॉम एंड जेरी देखने का बहुत मन कर रहा है, और अगर मैं टॉम एंड जेरी नहीं देखता तो फिर मुझसे बात भी नहीं की जाएगी, क्योंकि मेरा सारा ध्यान तो टॉम एंड जेरी पर ही होगा ना। पंखुड़ी ने जैसे ही उसकी बात सुनी, उसने तुरंत रिमोट उठाया और अगले ही पल टीवी ऑन कर दिया। उसने जल्दी से टॉम एंड जेरी का शो चलाया और फिर रिमोट साइड में रखते हुए वापस तंस की तरफ देखते हुए बोली, अब बताइए आप मुझे, क्या कहा उन्होंने? क्या उन्होंने मेरे बारे में कुछ पूछा? क्या क्या उन्हें मेरी याद आ रही थी? तंस तुरंत बोला, याद की तो पूछो ही मत भाभी कि आपकी उनको को आपकी कितनी याद आ रही थी। उनका तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वो कह रहे थे कि उन्हें आपकी टेंशन भी हो रही है। आप और वो दोनों एक साथ खाना खाते हैं, तो पता नहीं अब आपने खाना खाया होगा या नहीं। तो मैंने उन्हें बोल दिया कि आपने खाना नहीं खाया। पंखुड़ी ने तुरंत पूछा, तो फिर उन्होंने आगे क्या कहा? तंस टॉम एंड जेरी की तरफ देखते हुए बोला, उन्होंने कहा कि अगर मेरी रोज पिटल खाना नहीं खाएगी तो मैं भी खाना नहीं खा पाऊंगा, क्योंकि अब तो उन्हें आदत हो गई है ना आपके साथ खाना खाने की। तो जब तक आप खाना नहीं खाएंगी तब तक वो खाना कैसे खा सकते हैं? पंखुड़ी ने हैरानी से पूछा, क्या सच में उन्होंने ऐसा कहा? फिर तो मुझे जल्दी से खाना खाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो भूखे रहें, इसलिए मैं अच्छे से खाना खाऊंगी। ये बोलते हुए उसने अपने सामने प्लेट की तरफ देखा, लेकिन अब उसकी नज़रें भी धीरे धीरे टॉम एंड जेरी पर जा रही थी। तंस उसके सामने से हटकर उसके बगल में आ गया और खुद भी टॉम एंड जेरी देखने लगा,
लेकिन उसकी नज़र पंखुड़ी पर भी थी, जो सामने रखे खाने की तरफ देख रही थी, और अब उसने खाना खाना शुरू भी कर दिया था। साथ ही साथ वो टॉम एंड जेरी भी देख रही थी और साथ ही साथ खाना भी खा रही थी। और अब तो वो बिल्कुल भी उदास नहीं लग रही थी, क्योंकि टॉम एंड जेरी की वजह से कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और वो खिलखिलाती हुई हंसी तैरने लगी थी। तंस के चेहरे पर प्राउड भरे एक्सप्रेशंस आ गए और इस वक्त उसकी नज़र दरवाजे के बाहर खड़ी सृष्टि और नताशा पर गई। दोनों की आंखों में आंसू थे और होठों पर मुस्कुराहट। जब पंखुड़ी का सारा खाना फिनिश हो गया तो एक सर्वेंट खाली बर्तन उठाकर वहां से ले गई। सर्वेंट के जाने के बाद तंस पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, अब मैं फाइनली बड़े भाई को बोल सकता हूँ कि वो अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपना पूरा खाना फिनिश कर दिया। पंखुड़ी झट से बोली, हाँ हाँ, आप उन्हें बोल दीजिएगा। और प्लीज़ तंस जी, क्या आप मेरी बात उनसे करवा सकते हैं? मुझे उनसे पूछना है कि वो सेफली वहाँ पहुँच गए या नहीं। तंस थोड़ा हिचकी खाकर बोला, सॉरी भाभी, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी उनका कॉल नहीं लगेगा, लेकिन जब भी उनका कॉल लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। तब तक आप आराम कर लीजिएगा, मैं आपको उठा दूंगा। अब आप सो जाइए आराम से, मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगा। पंखुड़ी झट से उसे रोकते हुए बोली, मैं दरवाज़ा खुला रखूंगी तंस जी, जब भी आपको उनका कॉल आएगा तो प्लीज़ आप मेरी उनसे बात करवाने के लिए आ जाइएगा। तंस ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से चला गया। पंखुड़ी ने सच में दरवाज़ा खुला रखा और बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसने ना ही टीवी बंद किया और ना ही अपनी आंखें बंद की, ताकि उसे नींद ना आए। और जब भी तंस फोन पर उसकी प्राण से बात करने के लिए रूम में आए तो वो प्राण से बात कर सके। वो कोशिश तो बहुत कर रही थी कि उसे नींद ना आए, लेकिन तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद वो हिम्मत हार गई और वो गहरी नींद में चली गई। अब वो आराम से सो गई तो सृष्टि, जो बार बार उसके रूम के बाहर आकर चेक कर रही थी कि पंखुड़ी सोई या नहीं, वो अब तुरंत उसके रूम में आई और आते ही उसने पहले टीवी बंद किया और फिर पंखुड़ी को अच्छे से ब्लैंकेट में कवर किया। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। प्यार तो वो भी प्रलय से करती थी, लेकिन वो इतनी भी पागल नहीं थी जितनी पंखुड़ी पागल होती जा रही थी। वो उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, काश प्रांस तुम्हारी फीलिंग्स को समझे, और हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी बेटा। ये बोलकर उसने पंखुड़ी के माथे को चूम लिया तो पंखुड़ी कसमसाकर बोली, सुनिए, आप भी मुझे वो 3 वर्ड्स कहिए ना। उसकी बात सुनकर सृष्टि हैरान रह गई। इससे पहले कि पंखुड़ी जज्बातों में आकर बह जाए, वो तुरंत पीछे की तरफ हटी और अगले ही पल लाइट ऑफ कर रूम से बाहर चली गई। पंखुड़ी भी एक बार फिर से गहरी नींद में चली गई। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट जेट में बैठा प्रांस इस वक्त हद से ज़्यादा बेचैन था। वो अपने फ़ोन में पंखुड़ी की पिक्चर देख रहा था, जो दिवाली के पार्टी के टाइम ली थी, और साड़ी में वो एकदम कहर ढा रही थी। उसे देखते हुए प्रांस के चेहरे पर एक बेकरारी सी साफ नज़र आ रही थी। उसने यूं ही अपने फ़ोन को अपने सीने पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। अभी उसे लंदन पहुंचने में थोड़ा टाइम लगने वाला था। वहीं दूसरी तरफ राणा मैंसन में आश्रय इस वक्त अपने कमरे में था और उसकी आंखों के सामने पंक्ति घूम रही थी और कानों में पंक्ति की बातें गूंज रही थी। वो कुछ सोचते हुए बोला, पंक्ति अगर मुझे इमेजिन कर रही है तो शायद वही सब है जो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन ये गलत है। अभी वो बहुत छोटी है और मेरे भी अपने कुछ ड्रीम्स हैं। मुझे लाइफ में एक गोल अचीव करना है, और जब तक मैं ये सब नहीं कर लेता तब तक मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें एंटर भी नहीं कर सकती। अगर 1-2 दिनों में मुझे लगता है कि पंक्ति के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है, तो मैं उसे सामने से कह दूंगा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करे। उसके और मेरे दोनों के लिए ही ये सब चीज़ें फ़िलहाल के लिए ठीक नहीं। ये बोलकर उसने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन कोई था जो हद से ज़्यादा बेचैन हो रहा था। पंक्ति बार बार अपनी आंखें बंद कर दी और उसकी आंखों के सामने आश्रय का चेहरा घूम जाता। वो बहुत कोशिश कर रही थी कि वो आश्रय को इमेजिन ना करे, लेकिन आश्रय उसकी आंखों के सामने से जाने को तैयार ही नहीं था। आखिर जब हद पार हो गई तो वो अपनी जगह से उठी
और सामने टेबल की तरफ बढ़ गई, जो कि उसका स्टडी टेबल था, और रात के 1:30 बजे वो स्टडी करने लगी। उसे लग रहा था कि अगर वो अपना ध्यान स्टडी पर लगाएगी तो उसे नींद आ जाएगी, लेकिन यहाँ बुक्स में भी उसे आश्रय का चेहरा नजर आ रहा था और अब वो और भी ज़्यादा परेशान हो उठी। कुछ सोचते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई और फिर उसने अपना फ़ोन उठाया। उसके फ़ोन में सोशल मीडिया की कोई ऐप नहीं थी, लेकिन अब उसने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया और उस पर आश्रय को ढूंढने लगी। सबसे पहले प्रोफाइल ही उसका आया, जैसे इंस्टाग्राम भी जानता हो कि वो चाहती क्या है। लेकिन आश्रय का प्रोफाइल पब्लिक नहीं था, उस पर लॉक लगा हुआ था और जब तक वो फॉलो नहीं कर लेगी तब तक उसे आश्रय की कोई भी पिक्चर्स दिखाई नहीं देगी। ये देखकर उसका चेहरा मायूस हो गया। उसने अपना फ़ोन बंद किया, लेकिन फ़ोन बंद होने से पहले उसका हाथ स्क्रीन पर टच हो गया था, जिसकी वजह से खुद ब खुद आश्रय के अकाउंट पर रिक्वेस्ट जा चुकी थी, जबकि वो तो रिक्वेस्ट करना ही नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि आश्रय को उसकी इन हरकतों के बारे में पता चले। आखिर वो अब वापस अपने बेड पर आई और आकर लेट गई, क्योंकि कहीं ना कहीं अब नींद उसकी आंखों पर भारी होने लगी थी। वहीं कुछ घंटे बाद फ्रांस लंदन पहुंच चुका था और गाड़ी में बैठते ही उसने अपने फ़ोन से पंखुड़ी को कॉल किया। वो जानता था कि इस वक्त इंडिया में आधी रात होगी, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। वहीं पंखुड़ी गहरी नींद में थी, लेकिन जैसे ही उसे अपने फ़ोन की वाइब्रेशन महसूस हुई, उसने नींद में ही फ़ोन उठाया और अपने कान से लगा लिया। अगले ही पल फ़ोन पर फ्रांस की आवाज़ आई, हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी बच्चा। पंखुड़ी नींद में मुस्कुराई और बोली, थैंक यू। फ्रांस उसके आगे बोलने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन पंखुड़ी ने आगे से कुछ कहा ही नहीं। वो गहरी नींद में थी। उसने अपना फ़ोन उठा तो लिया था, लेकिन इस वक्त वो इस होश में ही नहीं थी कि इस चीज़ को भी रियलाइज़ कर सके कि वो शादीशुदा है और उसे उसके पति का कॉल आया है। वही पति जिससे बात करने के लिए वो तड़प रही थी। फिलहाल तो उसके हिसाब से तो वो आराम से अपनी बेड पर सोई हुई थी और आज उसका बर्थडे था और शायद उसके फ्रेंड्स उससे बर्थडे विश करने के लिए कॉल कर रहे थे। फ्रांस कुछ पल बाद एक बार फिर से बोला, बच्चा तुम सो रही हो क्या? पंखुड़ी मुस्कुराते हुए बोली, और जाग कर क्या करूँगी? उसके जवाब से फ्रांस के चेहरे का रंग थोड़ा फीका हो गया। अगले ही पल उसने एक बार फिर से सवाल किया, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही? बड़ी मुश्किलों से उसने ये सवाल किया था। वही जानता था कि इस वक्त उसकी हार्ट बीट कितनी ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन निकम्मी पंखुड़ी आगे से तुरंत बोली, मैं तुम्हें याद क्यों करूँगी? मुझे तुम्हारी कोई याद नहीं आ रही, और अब फ़ोन रखो, मैं कल तुमसे मिलकर बात करूँगी। ये बोलकर खुद ही पंखुड़ी ने फ़ोन साइड में कर दिया। बिना फ़ोन डिस्कनेक्ट किए ही वो वापस गहरी नींद में जा चुकी थी और फ्रांस को उसकी गहरी गहरी सांसें फ़ोन पर सुनाई दे रही थी। उसकी आखिरी बात सुनकर फ्रांस समझ चुका था कि पंखुड़ी नींद में ही उससे बात कर रही थी, लेकिन अब उसे इस बात से जलन हो रही थी कि पंखुड़ी किसे इमेजिन करते हुए उससे बात कर रही थी, उसकी कोई फीमेल फ्रेंड है या फिर मेल फ्रेंड। पंखुड़ी तो बातें करके दोबारा गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन फ्रांस ने फिर भी फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं किया। उसने फ़ोन यूं ही चलता रहने दिया और अपने कान से हटाया तक नहीं। वो अपने विला में पहुंचा और यूं ही फ़ोन अपने कान से लगाए विला के अंदर आया और आकर सीधा बेड पर लेट गया। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा टायर्ड था। कब पंखुड़ी की वो गहरी गहरी सांसें सुनते हुए उसे नींद आ गई, उसे भी पता नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ सुबह के तकरीबन 8 बजे पंखुड़ी की आंख खुली और वो तुरंत बिस्तर पर से उठकर बैठी। अगले ही पल उसने खुद से सवाल किया, क्या कल रात को इनका कॉल नहीं आया होगा? पर तंस जी तो कमरे में आए ही नहीं। पर फिर टीवी किसने बंद किया और लाइट किसने ऑफ की? क्या कोई रूम में आया था? क्या इन्होंने मेरे फ़ोन पर भी फ़ोन किया था? ये बोलते हुए उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और उस पर फ्रांस का कॉल देखकर वो हैरान रह गई। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख दिया, क्योंकि फ़ोन पर साफ शो हो रहा था कि उसने 3 घंटे बात की है। पर उसने तो 3 घंटे क्या 3 सेकंड भी बात नहीं की थी। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि रात को उसने क्या पागलपन किया। अगले ही पल उसने दोबारा फ्रांस को कॉल लगा दिया, लेकिन अब उसका चेहरा एक बार फिर से मायूस हो गया।
क्योंकि प्रांस का नंबर स्विच ऑफ था। 3 घंटे लगातार फ़ोन चलने के बाद जब उसके फ़ोन की बैटरी लो हुई तो वो फ़ोन अपने आप ही ऑफ हो गया था। पंखुड़ी का चेहरा मायूस हो गया और तभी उसकी नज़र फ़ोन पर शो हो रही डेट पर गई। डेट को देखते हुए अब उसे रियलाइज़ हुआ कि आज उनकी 1 मंथ एनिवर्सरी है। अब उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। वो जानती थी कि आज उनकी शादी को पूरा 1 महीना हो गया है। ये 1 महीना कहने को कैसे बीत गया उसे कुछ पता नहीं चला, लेकिन इस 1 महीने में उसने बहुत कुछ देखा भी था, प्रांस का गुस्सा भी और प्रांस का प्यार भी। और आज प्रांस ही उसके साथ नहीं था। उसका मन नहीं कर रहा था बिस्तर से उठने का भी, लेकिन ये सोचकर कि सब लोग ना जाने क्या सोचेंगे, वो बिस्तर से उठी और फिर क्लोजेट की तरफ आई। उसका तो रेडी होने का कुछ खास मन नहीं था, पर अब ऐसे तो वो घर में घूम नहीं सकती थी। इसलिए उसने हल्की सी साड़ी क्लोजेट से निकाली और शावर लेकर तैयार हुई। लीलेक कलर की वो साड़ी बेशक से ज़्यादा भारी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से पंखुड़ी ने उसे कैरी किया था वो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कुछ ही देर में वो अपने रूम से बाहर निकली और नीचे हॉल में आई, जहाँ पर ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन हो रही थी। उसने सृष्टि के पैर छूने चाहे तो सृष्टि ने उसे तुरंत रोक दिया और बोली, क्या हुआ, पैर क्यों छू रही हो, मना किया हुआ है ना मैंने तुम्हें। पंखुड़ी कुछ बोलने को हुई। वो उसे बताना चाहती थी कि आज उसकी 1 मंथ मैरिज एनिवर्सरी है, तो बड़ों का आशीर्वाद लेना तो बनता है ना, लेकिन फिर वो चुप रह गई। वहीं अब जाकर सृष्टि को रियलाइज़ हुआ कि वो उसके पैर क्यों छू रही है, पर वो चुप रही, ये जताकर कि आज उसकी 1 मंथ है मैरिज एनिवर्सरी है। वो लोग उसे और ज़्यादा मायूस नहीं करना चाहते थे, इसलिए इस बात पर पहले ही डिस्कशन हो गया था कि कोई भी पंखुड़ी को उसकी 1 मंथ मैरिज एनिवर्सरी को विश नहीं देगा। वो पहले ही प्रांस के बिना बहुत उदास लग रही है, ऐसे में वो लोग उसे और ज़्यादा उदास नहीं करना चाहते थे। पर ऐसा भी नहीं था कि वो लोग पंखुड़ी को पैम्पर नहीं करने वाले थे। उन्होंने आज स्पेशली पंखुड़ी के लिए उसका फेवरेट खाना बनाया था, और वो भी ग्रोवर मेंशन में श्वेता जी से पूछकर। पंखुड़ी जब डाइनिंग टेबल पर आई तो उसका कुछ खाने का मन नहीं था, लेकिन जब उसने सारा खाना अपनी पसंद का देखा तो उसने ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो खाई ना हो। वहीं दूसरी तरफ प्रांस अपने काम में बिजी था। वो जल्द से जल्द अपना काम खत्म करना चाहता था। तंस पंखुड़ी के सामने बैठा थोड़ा परेशानी भरी आवाज़ में बोला, भाभी आप मेरी एक हेल्प करेंगी क्या। पंखुड़ी ने झट से बोला, कैसी हेल्प तंस जी। तंस तुरंत बोला, एक्चुअली मुझे रिया के लिए एक गिफ्ट लेना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे क्या गिफ्ट दूं। तो क्या आप मेरे साथ मॉल चलेंगी उसके लिए गिफ्ट सेलेक्ट करने। पंखुड़ी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई, लेकिन कुछ वक्त के बाद उसने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, ठीक है तंस जी, मैं आपके साथ चलूँगी। परीक्षा झट से बोली, मैं भी चलूँ क्या। तंस ने उसके सिर पर चपत लगाई और बोला, चुपचाप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो वरना शादी कैंसिल कर दूंगा। उसकी बात सुनकर परीक्षा ने मुंह बनाया और बोली, और अगर मैं अपने पर आई तो जिस गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने जा रहे हो ना, उस गर्लफ्रेंड को आपकी लाइफ से उड़ा दूंगी। उसकी धमकी सुनकर तंस उसकी तरफ देखता ही रह गया। वहीं आश्रय प्रलय की तरफ देखते हुए बोला, डैड आज से ही मुझे लोकेशन पर वर्क करना होगा। ऑलमोस्ट सब चीज़ें हो चुकी है, बस इंटीरियर का काम रह गया है। प्रलय ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, आई होप परीक्षा की शादी से पहले सब कुछ रेडी हो जाए। आश्रय तुरंत बोला, ऑफ कोर्स डैड, मेरा सारा फोकस इसी पर ही है। सृष्टि तुरंत बोली, ओह रियली, मुझे तो लगा आजकल तुम लोगों को घर पर ड्रॉप करने का काम भी करने लगे हो। उसकी बात सुनकर आश्रय हैरान रह गया, क्योंकि ये बात सृष्टि को पता होना नॉर्मल बात तो नहीं थी। वहीं सृष्टि को ये बात इसलिए पता थी क्योंकि परीक्षा ने फ़ोन पर पंक्ति से बात की थी, और बातों ही बातों में पंक्ति ने इस बात का जिक्र कर दिया था, और परीक्षा से ये बात सीधा सृष्टि के पास पहुंची। आश्रय ने अब तुरंत परीक्षा की तरफ देखा तो परीक्षा अपनी प्लेट उठाते हुए बोली, वो मुझे एक लेक्चर अटेंड करना है, ऑनलाइन क्लास है, मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से अपने रूम में भाग गई। आश्रय तुरंत बोला, ऐसा कुछ नहीं है मॉम जैसा आप सोच रही हैं। सृष्टि मुस्कुराई और बोली, वैसे मुझे अच्छा लगेगा अगर सच में ऐसा हो जो मैं सोच रही हूँ।
आश्रय तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं, बहुत छोटी है वो और मेरे गोल अलग हैं। अभी मुझे बहुत कुछ अचीव करना है मॉम, सो प्लीज़ हम इस पर डिस्कशन नहीं करें तो ज़्यादा बेटर होगा। उसकी बात सुनकर सृष्टि ने मुंह बनाया। प्रांस के साथ रह रहकर आश्रय भी खड़ूस होता जा रहा था। वहीं पंखुड़ी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वहाँ पर बात क्या हो रही है। वो मासूम सी जान बस बातें सुन रही थी, लेकिन सोच सिर्फ और सिर्फ प्रांस के बारे में रही थी। कुछ ही देर में पंखुड़ी तंस के साथ मॉल के लिए निकल गई थी। वो दोनों अकेले थे। जो बहाना तंस ने पंखुड़ी के सामने मारा था, ऐसे में वो रिया को अपने साथ भी नहीं लेकर जा सकता था। कौन ही होगा जो उस इंसान को अपने साथ लेकर जाएगा जिसे वो गिफ्ट देना चाहता है। दोनों मॉल में पहुंचे और पंखुड़ी रिया के लिए गिफ्ट सोचने लगी। जहां तंस ब्रांडेड ड्रेस, एसेसरीज और ज्वेलरी के बारे में सोच रहा था, वहीं पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप एक काम कीजिए, आप ना रिया को डोरेमन सॉफ्ट टॉयज दीजिए। तंस तुरंत बोला, ये कैसा गिफ्ट हुआ पंखुड़ी भाभी, भला ऐसे गिफ्ट कौन देता है। पंखुड़ी तुरंत बोली, मैं कह रही हूँ ना, आप उसे डोरेमन सॉफ्ट टॉयज दीजिए, बहुत बड़ा डोरेमन, जो उनसे भी ज़्यादा बड़ा हो, देखना वो कितना ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तंस हैरानी से बोला, लेकिन मुझे नहीं लगता उसे डोरेमन पसंद होगा। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या तंस जी। तंस एक बार फिर से बोला, मुझे आपको ट्रस्ट है भाभी, लेकिन रिया ऐसी लड़की नहीं है। डोरेमोन आपको टॉम एंड जेरी पसंद है, लेकिन रिया को ये सब चीज़ें नहीं पसंद होगी। पंखुड़ी तुरंत बोली, तो फिर आप मुझे यहाँ पर लेकर ही क्यों आए हैं, अगर आपको मेरी बात ही नहीं माननी। ओके फाइन, आप उसे जो गिफ्ट देना चाहें दे सकते हैं। उसे यूं नाराज़ होते हुए देख तंस झट से बोला, अच्छा ठीक है, हम उसके लिए डोरेमोन लेने चलते हैं, मैं उसे डोरेमोन ही दूंगा, चले हम सामने स्टोर पर। ये बोलते हुए उसने सामने सॉफ्ट टॉयज़ वाले स्टोर की तरफ इशारा किया तो पंखुड़ी तुरंत उसके साथ उस तरफ चल पड़ी। वहीं तंस मन ही मन बोला, आई नो रिया, तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हें बाद में कुछ और दे दूंगा, पर फिलहाल मुझे पंखुड़ी भाभी के लिए तुम्हें यही देना पड़ेगा। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर पंखुड़ी के साथ आकर डोरेमोन सॉफ्ट टॉय की शॉपिंग करने लगा। उसने डोरेमोन का एक बहुत बड़ा सॉफ्ट टॉय लिया था जो तकरीबन 6 फीट का था, जो रिया की हाइट से भी ज़्यादा था, एकदम फर वाला। वो डोरेमोन सच में क्यूट लग रहा था। उस डोरेमोन की शॉपिंग करने के बाद पंखुड़ी तंस की तरफ देखते हुए बोली, इसके साथ आप रिया को एक चॉकलेट भी दे सकते हैं। उसकी बात पर अब तंस को हंसी आ रही थी, क्योंकि जहाँ तक वो रिया को जानता था, ये चॉकलेट और ये सब चीज़ उसे नहीं पसंद थी। हाँ, कभी कभी आइसक्रीम खा लेती थी, लेकिन ऐसी चीज़ उसे बहुत कम पसंद थी। लेकिन अब पंखुड़ी का दिल रखने के लिए उसने रिया के लिए एक बहुत बड़ी चॉकलेट भी ले ली। अचानक ही पंखुड़ी की नज़र सामने की तरफ गई, जहाँ पर एक मैन स्टोर था। वो तंस की तरफ देखते हुए बोली, क्या आप यहाँ पर रुकेंगे, मैं बस 2 मिनट में आई। तंस बोला, मैं आपके साथ चलता हूँ ना भाभी, आपको जहाँ जाना है, आपको जो लेना है ले लीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ। पंखुड़ी थोड़ा हिचकिचा कर बोली, नहीं, वो मुझे अकेले में जाना है। तंस ने अपना सर हमें हिलाया और बोला, ठीक है, मैं यहीं पर आपका वेट करता हूँ। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी झट से सामने की तरफ भाग गई। वो जैसे ही वो स्टोर में आई, उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थी। उसके पास में तकरीबन 25 से 30 हज़ार थे, जो उसने अपनी मॉम से लिए थे। वो काउंटर पर आई और वहाँ खड़े सेल्समैन की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे 25-30 हज़ार की कोई चीज़ दिखा दीजिए जो मैं अपने हस्बैंड को दे पाऊँ। वो सेल्समैन तुरंत बोला, इतने में तो वॉच आ पाएगी या फिर टाई। पंखुड़ी तुरंत बोली, चलेगा। उस सेल्समैन ने अब उसे वॉच और टाई दोनों दिखाना शुरू कर दिया था। वो वॉच सारी थोड़ी सस्ती ब्रांड की थी। अब पंखुड़ी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई महंगी ब्रांड की वॉच अफोर्ड कर पाए। वो पहली बार प्रांस को कोई गिफ्ट दे रही थी, वो भी 1 मंथ एनिवर्सरी का। वो बस उसे प्यार से वो गिफ्ट देना चाहती थी। वो जानती थी कि शायद प्रांस की एक्सपेक्टेशंस पर वो कभी खरी नहीं उतर पाएगी, लेकिन उसने जो किया दिल से किया, ये सोचकर वो खुश थी। आखिर में उसने एक वॉच पसंद की और फिर उसे लेकर उस स्टोर से बाहर आई। तंस उसके हाथों की तरफ देख रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसने प्रांस के लिए क्या लिया। वो तुरंत बोला,
वह अपने वाले के लिए वॉच ली और मेरी वाली के लिए डोरेमोन दिला दिया। अगर उसे पसंद नहीं आया ना भाभी, मैं सच बता रहा हूँ, इसे आप ही रखना। पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, अगर उसे ये पसंद नहीं आए तो बेशक से आप ये मुझे दे दीजिएगा तंस जी। तंस उसके कॉन्फिडेंस को देखकर हैरान था। कुछ ही देर बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकले और फिर गाड़ी में बैठकर रिया से मिलने एक कैफ़े में गए। वो डोरेमोन पूरा पैक्ड था और बैग सीट पर रखा हुआ था। कुछ ही देर में वो लोग कैफ़े में पहुँचे, जहाँ रिया पहले से उसका इंतज़ार कर रही थी। आज ना ही रिया का बर्थडे था और ना ही कुछ खास मौका, लेकिन फिर भी उसे गिफ्ट मिल रहा था तो वो इस बात पर ही खुश थी। ऐसा नहीं था कि रिया को किसी चीज़ की कमी थी, लेकिन तंस जिस तरह से उसे पैम्पर करता था उसे बहुत अच्छा लगता था। पंखुड़ी को मिलने के बाद रिया अब तंस की तरफ देख रही थी और जैसे ही तंस ने वो डोरेमोन रिया के सामने किया, रिया एकदम से चिल्ला उठी। वो उस डोरेमोन को देखकर जोरों से उछल रही थी और उसे यूं देखकर तंस के होश उड़े हुए थे। रिया इतनी ज़्यादा खुश थी कि उस डोरेमोन के गले लग गई थी। तंस ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पंखुड़ी की तरफ देखा। वहीं पंखुड़ी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो धीमे से बोली, कहा था ना पसंद आएगा। तंस सच में हद से ज़्यादा शौक था। वो रिया के साथ काफ़ी सालों से रिलेशनशिप में था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी वाली भी पंखुड़ी से कम नहीं है। वो तो सोच रहा था कि पंखुड़ी और रिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन यहाँ तो रिया भी पंखुड़ी जैसी ही निकली। रिया खुश होते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता तंस, मुझे डोरेमोन पसंद है। मैंने तो तुम्हें कभी बताया भी नहीं था, पर फिर भी तुम्हें पता है। आई कांट इमेजिन कि तुम मुझे इतनी अच्छी तरह से जानते हो। आई जस्ट लव यू। ये बोलकर वो सीधा तंस के सीने से लग गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, सॉरी रिया, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन ये गिफ्ट तुम्हारे लिए मैंने नहीं बल्कि पंखुड़ी भाभी ने पसंद किया है। उन्होंने ही मुझे कहा कि मुझे तुम्हें ये गिफ्ट करना चाहिए और मैं तो मना कर रहा था, पर उन्होंने कहा कि तुम्हें ये पसंद आएगा तो मैंने बस उन्हें ट्रस्ट किया। रिया ने मुस्कुराते हुए पंखुड़ी की तरफ देखा और बोली, पर आपको कैसे पता भाभी कि ये मुझे पसंद आएगा। पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि तुम्हारे फ़ोन पर डोरेमोन का वॉलपेपर लगा हुआ है। उसकी बात पर अब तंस और भी ज़्यादा शॉक्ड हुआ। मतलब पंखुड़ी छोटी छोटी चीज़ें भी नोटिस करती है। कुछ वक्त उस कैफ़े में बिताने के बाद तंस पंखुड़ी को लेकर वापस राणा मेंशन के लिए निकल गया था। अब तक दोपहर के 2-3 बज चुके थे। गाड़ी में बैठा तंस पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, वैसे मानना पड़ेगा आपको भाभी, दिमाग तो चलता है आपका। पंखुड़ी ने मुंह बनाया और बोली, तो आपको क्या लगता है कि मेरा दिमाग नहीं चलता? मेरा दिमाग बहुत चलता है। तंस हंसा और बोला, बस बड़े भाई के सामने नहीं चलता। पंखुड़ी ने उसे घूरती हुई नज़रों से देखा, लेकिन अब तंस ने उसकी दुखती हुई नस पर हाथ रख दिया था। एक बार फिर से उसे प्रांस की याद आने लगी थी, लेकिन तभी उसने अपने हाथ में पकड़े हुए गिफ्ट की तरफ देखा और मुस्कुराई। वो सोच रही थी कि जब भी प्रांस आएगा वो उसे वो गिफ्ट देगी। साथ ही साथ उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि पता नहीं प्रांस को याद भी होगा कि नहीं कि आज उनकी 1 मंथ एनिवर्सरी है। अभी तक तो उसकी फ़ोन पर उससे बात भी नहीं हुई थी। कुछ ही देर में वो लोग राणा मेंशन पहुँचे तो सृष्टि ने पंखुड़ी को खाने के लिए पूछा, लेकिन पंखुड़ी ने मना कर दिया क्योंकि उसने कैफ़े में बर्गर वगैरह खाया था। इसलिए अब सृष्टि ने उसे रेस्ट करने का कह दिया, क्योंकि फिर रात को पायल पहनने की रस्म होने वाली थी। बेशक से अब प्रांस वहाँ पर नहीं था, पर यह रस्म होनी तो ज़रूरी थी। रूम में आने के बाद पंखुड़ी ने अपने फ़ोन की तरफ देखा। एक बार फिर से उसने प्रांस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने नंबर मिलाया आगे से फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा था। पंखुड़ी गुस्से से बोली, कोई ऐसा करता है क्या? रात को कॉल की तब तो मैं सो रही थी, लेकिन अब मैं कब से फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ, पर आप हैं कि फ़ोन कर ही नहीं रहे। प्लीज़ एक कॉल कीजिए ना, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे आपकी आवाज़ सुननी है। बेशक से आप मेरे साथ लड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन आप मेरे सामने होते हैं, मैं आपसे बात कर सकती हूँ। इसी में मैं खुश हो जाती हूँ। पर अब तो पूरा दिन बीत गया, आपने एक बार मुझसे बात तक नहीं की। प्लीज़ मुझे फ़ोन कीजिए ना।
ये बोलते हुए वो अपने ही फ़ोन की तरफ देख रही थी जहाँ पर उसने अपने और प्रांस की वेडिंग पिक्चर्स को वॉलपेपर पर लगा लिया था। पर अब एक बार फिर से उसके फ़ोन पर फ़ोन नहीं आया। वो बस इंतज़ार करती रह गई और यूं ही रात के 8 बज गए। मुहूर्त हो चला था, इसलिए अब पंखुड़ी को रेडी होना था, तो वो बेमन से ही सही पर रेडी होने लगी। तकरीबन 8:30 बजे वो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आई, जहाँ पर सब लोग पहले ही मौजूद थे। इस वक्त वहाँ पर प्रलय के साथ सृष्टि थी, नताशा के साथ तनुज, रागिनी अकेली थी, लेकिन वीडियो कॉल पर हार्दिक उसके सामने था। परीक्षा की अभी शादी हुई नहीं थी, तो वो ये रस्म नहीं करने वाली थी, क्योंकि ये रस्म शादी के बाद ही होती है। पंखुड़ी भी वहां पर आई और आकर सबके साथ खड़ी हो गई। सृष्टि ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही हो। पंखुड़ी फीका सा मुस्कुराई। सृष्टि ने उसके हाथों में एक बॉक्स दिया जिसमें वो पायल का जोड़ा था। अब पंखुड़ी वहां पर अकेली थी, तो उसे खुद ही वो पायल पहननी थी। तभी परीक्षा बोली, जैसे रागिनी चाची हार्दुक चाचू के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही हैं, क्या पंखुड़ी भाभी प्रांस भाई से वीडियो कॉल पर बात नहीं कर सकती? पंखुड़ी या फिर कोई और कुछ बोलता उससे पहले ही तंस बोला, मैंने अभी बड़े भाई को कॉल किया था, लेकिन उनका फ़ोन लगा नहीं। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी, जिसके दिल में एक उम्मीद सी जगी थी, उसका चेहरा फिर से मायूस हो गया। लेकिन अगले ही पल वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, मैं खुद से पहन लूँगी ये पायल। फिर जब वो आएंगे तो उनको बोलूँगी वो दोबारा पहना देंगे, अगर वो पहनाएंगे तो। उसकी बात सुनकर सब लोग उसकी मायूसी को समझ रहे थे। कुसुम जी ने सबको देखते हुए कहा, मुहूर्त हो गया है, अब एक एक कर सब लोग नीचे झुको और अपनी बीबी को प्यार से पायल पहनाओ। जैसे ही कुसुम जी ने कहा, तनुज और प्रलय दोनों नीचे की तरफ झुक गए थे। उन्होंने अपना एक एक घुटना नीचे रखा हुआ था। रागिनी ने हार्दिक को अपने हाथों में पकड़ी हुई पायल दिखाई और फिर खुद से वो पायल पहनने लगी। सृष्टि और नताशा दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अपना एक एक पैर प्रलय और तनुज के घुटने पर रख दिया। वो दोनों भी अब उनके पैरों में पायल पहनाने लगे। वहीं पंखुड़ी ने अपने हाथों में पकड़ी हुई पायल की तरफ देखा और फिर नीचे की तरफ झुकी। इस वक्त सिर्फ वही जानती थी कि उसे कितना बुरा फील हो रहा था। उसने बॉक्स में से एक पायल निकाली और फिर अपना पैर टेबल पर रखा। उसने वो पायल अपने पैर से लगाई और जैसे ही वो उसे पहनने लगी, उसके आंखों से आंसू की एक बूंद गिर गई। लेकिन वो आंसू की बूंद उसके पैर पर नहीं, बल्कि किसी के हाथ पर गिरी। कोई था जिसने पंखुड़ी के पैर को उस टेबल से उठाकर अपने हाथ में पकड़ लिया था और फिर अपने घुटने पर रख दिया था। पंखुड़ी एकदम हैरान रह गई और बाकी सब भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस शख्स की तरफ देख रहे थे। वो कोई और नहीं, प्रांस था। जैसे ही पंखुड़ी ने प्रांस को देखा, वो बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसका वो दूसरा आंसू जो उसकी आंखों से निकलने वाला था, वो बाहर भी नहीं निकला, बस पलकों पर ही रह गया। वहीं प्रांस ने उसके हाथ से अब वो पायल ली और बोला, दो, मैं पहना दूँ। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत इंटेंस थी। किसी को भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में प्रांस वहाँ है। वहीं प्रांस ने अब पायल वापस पंखुड़ी के पैर पर रखी और उसे बांधने लगा। अब पंखुड़ी खुद से ये सवाल बिल्कुल नहीं करने वाली थी कि प्रांस सच में यहाँ है या फिर वो उसे इमेजिन कर रही है, क्योंकि वो महसूस कर सकती थी कि प्रांस सच में वहीं पर है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई थी। सृष्टि ने हैरानी से प्रलय की तरफ देखा। वो नज़रों ही नज़रों में उससे पूछ रही थी कि क्या सच में प्रांस वहाँ है और क्या प्रलय इन सब चीज़ों के बारे में जानता था। वहीं प्रलय ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। सृष्टि की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। वही जानती थी कि एक लड़की के लिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें कितनी मैटर करती है। वो तुरंत प्रांस को देखते हुए कुछ बोलने को हुई, लेकिन फिर अपनी नाराज़गी के चलते चुप रह गई। वहीं नताशा मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि हमारा ये खड़ूस खट्टा नींबू भी इतना रोमांटिक हो सकता है। वैसे तो लंदन जाकर एक दिन में आना पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर सामने प्रांस राणा हो तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। उसकी बात सुनकर प्रांस ने हल्की सी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और धीमे से बोला, काम खत्म हो गया तो आ गया, अब वहाँ शिफ्ट होने तो गया नहीं था। ये बोलकर अब उसने एक नज़र वापस पंखुड़ी की तरफ देखा।
पंखुड़ी की मुस्कुराहट थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई थी। जैसे वो इस बात पर भी राज़ी हो कि बेशक से काम खत्म होने पर ही प्रांस आया हो, लेकिन आ तो गया ना। प्रांस ने उसके दोनों पैरों पर प्यार से पायल पहनाई। पंखुड़ी के वो नाजुक से छोटे छोटे पैर, ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे के पैर हो, और उनमें वो चांदी की पायल और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उन्हें देखते हुए प्रांस ने हल्का सा अपने होठों को अंदर की तरफ दबा लिया, जैसे उसका मन कर रहा हो कि वो पंखुड़ी के पैरों को चूम ले। उसके पैर थे ही इतने क्यूट, वो कुछ करता या नहीं ये बात की बात थी। पहले तो तंस उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर आपकी जगह मैं होता ना बड़े भाई, तो मैं अब तक भाभी के पैरों को चूम चुका होता। कितने क्यूट क्यूट खूबसूरत से पैर हैं ना। काश रिया के पैर भी ऐसे ही होते। मैंने तो आज तक उसके पैर भी नहीं देखे। प्रांस ने नज़रें घुमाकर उसकी तरफ देखा और बोला, लोगों की बीवियों से नज़रें हटाओगे तो अपने वाली को ढंग से देखोगे ना। उसकी बात सुनकर तंस तुरंत बोला, लोगों की बीवियों से क्या मतलब है बड़े भाई आपका? आपकी बीवी मेरी भाभी है और मेरी भाभी को देखने का मुझे पूरा हक है। रोक सकते हो तो रोक लो। ये बोलते हुए उसकी आंखों में भी चैलेंज साफ नज़र आ रहा था। प्रांस ने अब आगे उससे कुछ नहीं कहा। उसने पंखुड़ी के पैरों को आराम से नीचे ज़मीन पर रखा और फिर अपनी जगह से उठा। पंखुड़ी का दिल तो अभी भी जोरों से धक धक कर रहा था। मन तो उसका कर रहा था कि वो प्रांस के सीने से लग जाए। वहीं प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं रूम में जा रहा हूँ, मुझे चेंज करना है। पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। प्रांस तुरंत सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, लेकिन जाते जाते उसने पलट कर एक बार फिर से पंखुड़ी को देखा, जैसे नज़रों ही नज़रों में उससे कहना चाह रहा हो कि वो भी उसके पीछे पीछे ऊपर आए। वहीं उसके जाने के बाद पंखुड़ी ने सृष्टि की तरफ देखा और बोली, मुझे मुझे चेंज तो नहीं करना, लेकिन शायद इन्हें मेरी ज़रूरत होगी। इन्हें कपड़े निकाल कर देने होंगे ना मुझे, तो मैं भी ऊपर जाऊं क्या सासू माँ? सृष्टि उसके सवाल पर मुस्कुराई और हाँ में अपना सिर हिलाकर बोली, जाओ। पंखुड़ी उसकी इजाज़त मिलते ही तुरंत वहाँ से ऐसे भागी जैसे अगर वो प्रांस के पास ना पहुँची तो प्रांस कहीं कमरे से गायब ही ना हो जाए। तेज तेज कदमों से वो अपने रूम में आई और आते ही उसकी नज़र प्रांस पर गई, जो क्लोजेट के सामने खड़ा था। पंखुड़ी अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ अंदर आई, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो प्रांस से क्या कहे, बात कैसे शुरू करे, उससे क्या पूछे और कैसे उसके करीब जाए। वहीं प्रांस, जिसका दिमाग पंखुड़ी से तो 1000 गुना तेज चलता था, वो तुरंत बोला, वो मुझे मेरी वाइट वाली शर्ट नहीं मिल रही, तुम आकर ढूंढ दोगी क्या? पंखुड़ी उसकी बात सुनकर झट से आगे आई और बोली, क्यों नहीं, आई हूँ मैं। ये बोलकर वो तुरंत आगे की तरफ आई और अगले ही पल प्रांस के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। प्रांस थोड़ा सा पीछे की तरफ हटा तो पंखुड़ी अब क्लोजेट के सामने खड़ी हो गई। सामने ही वाइट कलर की शर्ट पड़ी थी, लेकिन जैसे फिलहाल के लिए वो दोनों अंधे हो गए थे। पंखुड़ी यूं ही शर्ट ढूंढने लगी और अब प्रांस ने उसके बिल्कुल करीब होकर उसके पेट पर अपना हाथ रख लिया। जैसे ही प्रांस का हाथ पंखुड़ी को अपने कोरे पेट पर महसूस हुआ, उसकी धड़कन एक पल के लिए तो बिल्कुल थम गई। प्रांस ने उसकी गर्दन के पीछे से उसके बालों को हटाया और उसकी गर्दन पर अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी बच्चा। जैसे ही उसने कहा, पंखुड़ी की आंखें बड़ी हो गई और उसका पूरा चेहरा खिल गया। कल का पार्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांटिक होने वाला है, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। प्रांस अपनी रोज पीटल के साथ अपना 1 मंथ एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट करता है, जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।